नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 7 PM स्टोरी पर, जहां हर रात 7 बजे खुलती है एक नई कहानी, कुछ डरावनी, कुछ रहस्यमयी, कुछ दिल को छू लेने वाली। तो तैयार हो जाइए, अभी शुरू होने वाली है आज की कहानी। अंधेरा गहरा हो चुका है, दीपक जल चुका है और अब शुरू होती है 7 PM स्टोरी की एक और अनोखी कहानी। मायोंग गांव, असम। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये गांव एक समय तंत्र मंत्र, शाबर विद्या और रहस्यों का गढ़ माना जाता था। पुराने समय में यहां सैकड़ों बेज तांत्रिक चिकित्सक रहते थे। लोग दूर दूर से आते, कोई बीमारी ठीक कराने, कोई बुरी आत्मा से छुटकारा पाने, तो कोई शत्रु से बचने के लिए। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका था। समय के साथ गांव बदल गया। नई पीढ़ी पढ़ने कमाने शहर चली गई। पुरानी किताबें नष्ट हो गईं, जड़ी बूटियों का ज्ञान गायब हो गया। अब गांव में सिर्फ एक ही बेजिन बची थी, माया बेजिन। माया की उम्र 77 साल से ऊपर थी। लंबे सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखें अभी भी वैसी थीं, तेज, गहरी और रहस्य भरी। गांव के लोग उसे मायोंग की आखिरी बेजिन कहकर पुकारते थे। उसकी पुरानी कच्ची झोपड़ी गांव के अंतिम छोर पर थी, ठीक जंगल की शुरुआत में। एक ठंडी शाम थी, सूरज ढल चुका था। राहुल नाम का 22 साल का लड़का अपनी बीमार मां को लेकर माया के घर की तरफ भागा चला आ रहा था। उसकी मां 3 दिनों से लगातार बुखार में तड़प रही थी। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। राहुल हांफते हुए, मां, बस थोड़ी देर और, माया बेजिन ही हमें बचा सकती हैं। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो माया बाहर बैठी चिलम पी रही थी। धुएं की महक हवा में फैली हुई थी। राहुल हाथ जोड़कर, बेजिन मां, मेरी मां को बहुत दिनों से तेज बुखार है। अस्पताल ले गए थे, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। माया ने धीरे से आंखें उठाईं। उसकी नजर पहले राहुल पर पड़ी, फिर उसकी मां पर। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर बोली, माया, अंदर ले आओ उसे। झोपड़ी के अंदर पुरानी खुशबू थी, चंदन, अगरबत्ती और सूखी जड़ी बूटियों की। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और तांत्रिक चित्र बने हुए थे। एक कोने में एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति रखी थी, कामाख्या माता की। माया ने मां की नब्ज देखी, आंखें बंद करके कुछ देर तक हाथ रखे रहे, फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। माया, यह कोई साधारण बुखार नहीं है बेटा। किसी बुरी शक्ति ने इसे छू लिया है। शायद कोई पुरानी आत्मा, या फिर किसी का किया हुआ काम। राहुल घबराकर, क्या कह रही हैं आप? मेरी मां ने किसी का क्या बिगाड़ा है? माया धीमी आवाज में, समय नहीं है बेटा, आज रात ही कुछ करना होगा। लेकिन मेरी शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। मैं मायोंग की आखिरी बेजिन हूं। मेरे बाद शायद यह विद्या यहीं दफन हो जाएगी। राहुल के आंसू निकल आए। उसने माया के पैर पकड़ लिए। राहुल, मां, आप ही बचा सकती हैं, प्लीज। मेरी मां मेरी दुनिया है। माया ने राहुल का सिर सहलाया और बोली, माया, ठीक है, लेकिन याद रखना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। माया ने अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक से कुछ चीजें निकाली, सूखी जड़ी बूटियां, एक पुराना ताबीज और एक लाल कपड़ा। उसने राहुल को बाहर भेज दिया और झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। रात भर माया की झोपड़ी से मंत्रों की आवाजें आती रहीं, कभी तेज, कभी फुसफुसाहट। बाहर हवा तेज हो गई थी, पेड़ों की पत्तियां अजीब तरीके से हिल रही थीं। राहुल बाहर बैठा कांप रहा था। सुबह होते होते माया ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। माया, ले जा अपनी मां को, बुखार उतर गया है, लेकिन याद रखना, यह शक्ति अभी भी उसके अंदर है, पूरी तरह खत्म नहीं हुई। राहुल ने अपनी मां को देखा। मां की सांसें अब सामान्य हो गई थीं। वह रो पड़ा। राहुल, मां, आपने तो चमत्कार कर दिया, मैं आपको क्या इनाम दूं? माया ने थककर मुस्कुराते हुए कहा, माया, इनाम नहीं चाहिए बेटा, बस एक बात याद रखना, मैं आखिरी हूं। मेरे बाद मायोंग में तंत्र विद्या का अंत हो जाएगा। उस दिन गांव में खबर फैल गई कि माया बेजिन ने फिर एक जान बचा ली। लोग फिर से उसकी झोपड़ी की तरफ आने लगे, लेकिन माया अब पहले जितनी उत्साही नहीं थी। शाम को राहुल फिर उसके पास आया। राहुल, मां, आप इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? बताइए ना अपनी कहानी। माया ने दूर जंगल की तरफ देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया।
मैं जब 13 साल की थी तब मेरी गुरु काली बेजिन ने मुझे चुना था। उस समय मायोंग में तंत्र का पूरा बाजार था। रात को जंगल में मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। गुरु ने मुझे शाबर मंत्र सिखाए, जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया और नजर की विद्या सिखाई। राहुल, फिर क्यों सब खत्म हो गया? माया दुखी स्वर में। लोगों ने विश्वास खो दिया, शहर की चमक ने सबको खींच लिया। पुरानी किताबें चूहों ने खा ली। मेरे साथी बेज एक एक करके मर गए। अब सिर्फ मैं बची हूं। माया ने राहुल की तरफ देखा और बोली, माया, तुम अच्छे लड़के लगते हो। अगर चाहो तो मैं तुम्हें कुछ बुनियादी मंत्र सिखा सकती हूं, लेकिन याद रखना, यह बोझ बहुत भारी है। राहुल ने सोचा और कहा, मां, अगर आप सिखाएंगी तो मैं सीखना चाहूंगा, गांव को बचाने के लिए। माया ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द झलक रहा था। ठीक है, कल रात से शुरू करेंगे, लेकिन सावधान रहना, तंत्र विद्या कोई खेल नहीं है। उस रात माया बेजन सो नहीं पाई। वह सोच रही थी कि क्या वह आखिरी बार किसी को तंत्र की विद्या सिखा पाएगी, या फिर मायोंग की यह प्राचीन परंपरा उसके साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगली सुबह माया बेजन की झोपड़ी के बाहर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। हवा में अभी भी रात की साधना की खुशबू बसी हुई थी। राहुल अपनी मां को लेकर घर गया था, लेकिन उसका मन अभी भी माया के पास था। दोपहर होते होते राहुल फिर माया की झोपड़ी पर पहुंच गया। उसके हाथ में कुछ फल और दूध था। राहुल, बेजन मां, ये लीजिए, कल रात आपने बहुत मेहनत की। माया ने मुस्कुराते हुए फल ले लिए और बोली, माया, बैठ बेटा, आज तुझे अपनी कहानी सुनाती हूं। शायद तुझे समझ आए कि तंत्र क्या चीज है। दोनों झोपड़ी के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। माया ने दूर जंगल की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। मैं जब बहुत छोटी थी तब मायोंग में तंत्र का पूरा मेला लगा रहता था। रात को जंगल में मंत्रों की गूंज सुनाई देती। लोग कहते थे कि यहां की मिट्टी में पुरानी शक्तियां दबी हुई हैं। मेरी गुरु थीं काली बेजिन। वे बहुत शक्तिशाली थीं। उनकी नजर से बीमारी भाग जाती थी और उनकी आवाज सुनकर बुरी आत्माएं कांप जाती थीं। राहुल, आपको गुरु ने कैसे चुना? माया याद करते हुए, मैं तब 13 साल की थी। गांव में भयंकर अकाल पड़ गया था। फसल सूख गई थी। लोग भूखों मर रहे थे। मेरी गुरु काली बेजिन ने जंगल में 7 दिन की साधना की। 7वें दिन बारिश हुई। गांव बच गया। उसी दिन उन्होंने मुझे देखा और कहा, यह लड़की मेरी शिष्या बनेगी। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, फिर आपने क्या सीखा? माया की आंखें चमक उठी। माया, मैंने बहुत कुछ सीखा। शाबर मंत्र, जो सरल भाषा में होते हैं लेकिन बहुत तेज असर करते हैं। जड़ी बूटियों का ज्ञान, नजर की विद्या और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा को नियंत्रित करना। गुरु कहती थी, तंत्र कोई जादू नहीं, यह प्रकृति और आत्मा का संतुलन है। राहुल, तो फिर सब कैसे खत्म हो गया? माया का चेहरा उदास हो गया। माया, समय बदल गया बेटा। लोग पढ़ लिख कर शहर चले गए। नई पीढ़ी ने पुरानी विद्या को अंधविश्वास कहना शुरू कर दिया। मेरे साथ के बेज एक एक करके दुनिया छोड़ गए। कुछ की मौत हो गई, कुछ ने विद्या छोड़ दी। अब सिर्फ मैं बची हूं। राहुल ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, राहुल, मां, अगर आप मुझे कुछ सिखाएं तो मैं सीखना चाहता हूं, गांव को बचाने के लिए। माया ने राहुल को गौर से देखा। माया, तुम अच्छे इरादे वाले लगते हो, लेकिन यह रास्ता बहुत कठिन है। तंत्र सीखने के लिए तपस्या, त्याग और सच्चा दिल चाहिए। एक गलती और सब बर्बाद। राहुल, मैं तैयार हूं मां। माया ने लंबी सांस ली और कहा, माया, ठीक है, आज रात से शुरू करेंगे, लेकिन याद रखना, पहला नियम है, यह विद्या कभी गलत काम में मत लगाना। उस रात राहुल माया की झोपड़ी पर पहुंचा। माया ने एक पुरानी लाल कपड़े की गठरी निकाली। उसमें कुछ सूखी जड़ी बूटियां, एक छोटा ताबीज और पुरानी पांडुलिपि थी। माया, आज हम बुनियादी मंत्र से शुरू करेंगे। सबसे पहले रक्षा मंत्र। इसे पढ़ने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। माया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राहुल ने दोहराया। झोपड़ी में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। हवा में हल्की ठंडक फैल गई। रात के 11 बज चुके थे। अचानक बाहर से आवाजें आने लगीं। राहुल डरते हुए, मां, बाहर कुछ है। माया शांत रहते हुए,
डरो मत। जब नई शक्ति जागती है तो पुरानी शक्तियां भी जाग जाती हैं। माया ने बाहर निकलकर एक मंत्र पढ़ा। आवाजें शांत हो गईं। माया, देखा, तंत्र सिर्फ बीमारी ठीक नहीं करता बल्कि सुरक्षा भी देता है। राहुल की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गया कि यह विद्या कितनी गहरी है। माया ने उसे चेतावनी दी। माया, लेकिन याद रखना बेटा, यह विद्या बहुत महंगी पड़ती है। शरीर थकता है, मन अशांत होता है, कई बार नींद नहीं आती, और सबसे बड़ा खतरा, अगर इरादा साफ नहीं हुआ तो यह विद्या खुद को ही नुकसान पहुंचा सकती है। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, राहुल, मैं समझ गया मां, मैं सावधानी से सीखूंगा। माया ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, माया, तुम अच्छे लड़के हो। शायद मायाओं की यह विद्या मेरे साथ खत्म नहीं होगी। उस रात राहुल घर लौटा तो उसके मन में नई उम्मीद जाग रही थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। माया बेजिन अकेली झोपड़ी में बैठी सोच रही थी, क्या वह राहुल को सही रास्ता दिखा पाएगी, या फिर मायाओं की प्राचीन तांत्रिक परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राहुल अब हर रात माया बेजिन के पास जाने लगा था। दिन में वह खेतों में काम करता और रात को तंत्र की बुनियादी बातें सीखता। माया उसे धीरे धीरे शाबर मंत्र, जड़ी बूटियों की पहचान और नजर की विद्या सिखा रही थी। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक शाम गांव में हड़कंप मच गया। स्कूल के टीचर राकेश की 14 साल की बेटी पूजा अचानक बीमार पड़ गई थी। वह चीख रही थी, रो रही थी और बार बार कह रही थी, कोई मुझे अंदर से खा रहा है, कोई मुझे छू रहा है। पूरी गांव वाले इकट्ठे हो गए। पूजा का शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें उल्टी हो गई थीं। राकेश रोते हुए, मेरी बेटी को क्या हो गया है? अस्पताल ले गए थे, डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए। गांव के बुजुर्गों ने एक स्वर में कहा, माया बेजिन के पास ले चलो, वही बचा सकती है। राहुल भी वहां खड़ा था। उसने तुरंत कहा, चलिए मैं ले चलता हूं। जब वे माया की झोपड़ी पहुंचे तो माया बाहर बैठी ध्यान कर रही थी। पूजा को देखते ही माया का चेहरा गंभीर हो गया। माया, अंदर ले आओ। पूजा को अंदर लिटाया गया। माया ने उसके माथे पर हाथ रखा, आंखें बंद कीं और कुछ देर तक मंत्र पढ़ा। फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। माया गंभीर स्वर में, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। किसी पुरानी और बहुत शक्तिशाली आत्मा ने इसे पकड़ लिया है। शायद कोई पुराना श्राप या किसी तांत्रिक का किया हुआ काम। राकेश घुटनों पर गिरकर, बेजिन मां, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं जो चाहे दूंगा। माया ने लंबी सांस ली। माया, इसके लिए मुझे पुरानी समाधि क्षेत्र में जाना होगा, वहां से पुरानी शक्ति लेनी होगी। लेकिन यह बहुत खतरनाक है, मैं अब पहले जैसी नहीं हूं। राहुल, मां, मैं आपके साथ चलूंगा। माया ने राहुल को देखा और कुछ सोचा, फिर बोली, माया, ठीक है, लेकिन याद रखना, वहां जो कुछ भी देखोगे डरना मत और मेरी बात का पालन करना। उस रात तीनों, माया, राहुल और राकेश, पुरानी समाधि क्षेत्र की तरफ निकल पड़े। जंगल में अंधेरा घना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राहुल ने डरते हुए पूछा, राहुल, मां, ये पुरानी समाधि क्या है? माया, ये मायों की सबसे पुरानी तांत्रिक समाधि है। यहां कई शक्तिशाली बेजों की समाधि है। उनकी शक्ति अभी भी यहां मौजूद है, लेकिन इसे जगाना आसान नहीं। जैसे जैसे वे समाधि के पास पहुंचे, हवा तेज होने लगी। पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलने लगीं। दूर से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। राकेश कांपते हुए, ये क्या हो रहा है? माया, शांत रहो, वे जाग रहे हैं। समाधि क्षेत्र पहुंचकर माया ने एक घेरा बनाया, दीपक जलाया और पुरानी पांडुलिपि निकाली। उसने राहुल को घेरे के बाहर खड़ा रहने को कहा। माया ने एक गहन साधना शुरू की। उसके मंत्रों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। अचानक आसमान में काले बादल घिराए। हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ झुकने लगे। माया जोर से, हे पुरानी शक्तियों, हे मेरे गुरुओं, मुझे शक्ति दो, आखिरी बार। तभी एक तेज रोशनी निकली। माया का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। माया भारी और अलग आवाज में, यह शक्ति बहुत पुरानी और क्रोधित है। यह पूजा को नहीं छोड़ेगी। इसे रोकने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल डर गया। राहुल, मां, क्या हो रहा है? आप ठीक तो हैं? माया ने बहुत मुश्किल से सामान्य आवाज में कहा, माया,
मुझे अपनी जान देकर भी इसे रोकना पड़ेगा। मैं मायों की आखिरी बेजिन हूं। मेरे बाद यह विद्या खत्म हो जाएगी, लेकिन गांव बच जाएगा। राकेश रो पड़ा। राहुल माया के पास जाने के लिए बढ़ा, लेकिन माया ने हाथ उठाकर रोका। माया, वहां मत आना, घेरे के बाहर रहो। साधना जारी रही। जंगल में भयानक आवाजें गूंज रही थीं। राहुल और राकेश डरे हुए खड़े थे। कुछ देर बाद माया का शरीर ढेर हो गया। रोशनी गायब हो गई। हवा शांत हो गई। राहुल दौड़ते हुए, मां, मां, आप ठीक तो हैं? माया ने धीरे से आंखें खोलीं। उसका चेहरा बेहद थका हुआ था। माया, पूजा ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी शक्ति अब बहुत कम हो गई है। वे तीनों गांव लौटे। पूजा सुबह तक पूरी तरह ठीक हो गई। गांव वाले फिर से माया की जय जयकार करने लगे, लेकिन माया जानती थी कि यह आखिरी लड़ाई नहीं थी। माया राहुल से अकेले में, बेटा, अब समय आ गया है। मुझे अपनी पूरी विद्या तुम्हें सौंपनी होगी, क्योंकि मैं ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगी। राहुल की आंखें नम हो गईं। राहुल, मां, आप ऐसा मत कहिए। माया, यह जीवन का नियम है बेटा। अब तुम मायों की नई बेस बनोगे। माया बेजिन की शक्ति अब तेजी से कम हो रही थी। पूजा को ठीक करने के बाद वह कई दिनों तक बिस्तर पर रही। राहुल रोज उसके पास आता, उसकी देखभाल करता और जो कुछ भी सीख पाता सीखता। एक शाम माया ने राहुल को बुलाया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन इरादा मजबूत। माया, बेटा बैठ, आज मैं तुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताने वाली हूं। राहुल उसके पास बैठ गया। माया, मायों की तांत्रिक विद्या अब मेरे साथ खत्म होने वाली है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यह पूरी तरह से मिट जाए। इसलिए मैं अपनी सारी विद्या तुझे सौंपना चाहती हूं। राहुल हिचकते हुए, मां, मैं तैयार तो हूं, लेकिन क्या मैं इस बोझ को संभाल पाऊंगा? माया मुस्कुराते हुए, तुम अच्छे इरादों वाले हो, यही काफी है। लेकिन याद रखना, तंत्र विद्या कोई खेल नहीं है, यह जीवन और मौत का खेल है। उस रात माया ने राहुल को अंतिम दीक्षा दी। झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। माया ने पुरानी पांडुलिपि निकाली और राहुल को एक एक करके सभी मुख्य मंत्र सिखाए। माया, यह रक्षा कवच मंत्र है। इसे पढ़ने से बुरी शक्तियां पास नहीं आ सकती। यह उच्चाटन मंत्र है, शत्रु को दूर करने के लिए। और यह सबसे खतरनाक आत्मा नियंत्रण मंत्र। इसे सिर्फ आखिरी स्थिति में इस्तेमाल करना। राहुल ने पूरा ध्यान से दोहराया। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जा रहे थे, झोपड़ी में हवा तेज होने लगी। दीपक की लौ हिलने लगी। अचानक बाहर से तेज हवा का झोंका आया। झोपड़ी का दरवाजा जोर से हिला। राहुल डरते हुए, मां, बाहर कुछ है। माया, वे आ गए हैं। पुरानी शक्तियां जाग गई हैं। वे नहीं चाहती कि यह विद्या किसी नए हाथ में जाए। माया ने उठने की कोशिश की, लेकिन गिर गई। राहुल ने उसे सहारा दिया। माया, मुझे समाधि क्षेत्र ले चलो, आज रात ही अंतिम साधना करनी होगी। राहुल ने माया को सहारा देकर जंगल की तरफ ले जाना शुरू किया। रास्ते में माया लगातार मंत्र बुदबुदा रही थी। जंगल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पेड़ों की पत्तियां तक हिल नहीं रही थीं। समाधि क्षेत्र पहुंचकर माया ने घेरा बनाया, दीपक जलाया और राहुल को घेरे के बाहर खड़ा रहने को कहा। माया, चाहे कुछ भी हो, घेरे के अंदर मत आना, समझे? राहुल, जी मां। माया ने गहन साधना शुरू की। उसके मंत्र जंगल में गूंजने लगे। हवा तेज हो गई। आसमान में काले बादल घेराए। दूर से चीखने की आवाजें आने लगीं। माया जोर से, हे मेरे गुरुओं, हे माइयों की पुरानी शक्तियों, मुझे आखिरी बार शक्ति दो ताकि यह विद्या बची रहे। अचानक एक तेज रोशनी निकली। माया का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। चारों तरफ से काली छायाएं घेरने लगीं। माया भारी आवाज में, तुम कौन हो? क्यों इस लड़के को विद्या सिखा रही हो? माया अपनी सामान्य आवाज में, यह मायों का भविष्य है, मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगी। छायाएं और तेज हो गईं। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक रहे थे। राहुल घेरे के बाहर खड़ा कांप रहा था। राहुल, मां। माया ने आखिरी जोर लगाया। उसने एक बहुत पुराना और शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। पूरी समाधि क्षेत्र रोशनी से भर गया। छायाएं चीखती हुई गायब हो गईं। माया का शरीर ढेर हो गया। राहुल दौड़कर अंदर गया। माया की सांसें बहुत धीमी थीं। राहुल रोते हुए, मां, आप ठीक तो हैं ना? उठिए ना। माया ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आवाज अब बहुत कमजोर थी।
माया, मैं ठीक हूं बेटा। विद्या अब तुम में है, इसे संभाल कर रखना, गांव की रक्षा करना। राहुल, माँ, आप ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगी। माया मुस्कुराते हुए, मेरा समय आ गया है, अब तुम मायों की नई बेजिन हो। माया ने आखिरी बार राहुल के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। जंगल में अचानक शांति छा गई। बादल छूट गए, चांद की रोशनी फैल गई। राहुल माया के शरीर को गोद में लेकर रोने लगा। माया बेजिन की समाधि के बाद पूरा मायोंग गांव शोक में डूब गया। लोग उनकी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गए थे। कई महिलाएं रो रही थीं, बुजुर्ग सिर झुकाए बैठे थे। राहुल माया के शरीर को लेकर गांव लौटा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने माया को उनकी पसंदीदा जगह, पुरानी समाधि के पास दफनाया। राहुल समाधि पर फूल चढ़ाते हुए, मां, आपने अपनी जान देकर गांव बचाया। मैं वादा करता हूं कि आपकी विद्या मैं संभाल कर रखूंगा। गांव के बुजुर्ग राहुल के पास आए। बुजुर्ग, बेटा, अब तुम ही मायाओं के आखिरी बेज हो। माया ने तुम्हें चुना है। राहुल, मैं कोशिश करूंगा काका, लेकिन मैं अकेला कैसे सब संभाल पाऊंगा। बुजुर्ग, तुम अकेले नहीं हो, माया की आत्मा अब तुम में है। अगले कुछ दिनों में गांव में फिर से शांति लौट आई। पूजा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। लोग राहुल के पास आने लगे, छोटी मोटी समस्याओं के लिए। राहुल माया की दी हुई विद्या से उनकी मदद करता। एक शाम राहुल माया की समाधि पर बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में माया की चिलम की महक आ रही थी। राहुल फुसफुसाते हुए, मां, आप सचमुच गई नहीं है ना। तभी हवा में एक हल्की सी आवाज आई, माया की आवाज, मैं कभी नहीं जाऊंगी बेटा, मैं अब तुम में हूं। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि माया बेजिन की आत्मा अब हमेशा उसके साथ रहेगी। समय के साथ राहुल मायों का नया बेज बन गया। उसने कई युवाओं को तंत्र की बुनियादी विद्या सिखानी शुरू कर दी। गांव में फिर से पुरानी परंपरा की चिंगारी जल उठी। कई साल बाद जब लोग माया बेजिन की कहानी सुनते तो कहते, वह मायों की आखिरी बेजिन नहीं थी, वह मायों की अनंत बेजिन थी। न तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है आज की कहानी। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा डराया या फिर कौन सा ट्विस्ट पसंद आया? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली कहानी और भी डरावनी और रोचक होने वाली है। मिलते हैं कल रात ठीक 7 पीएम पर। अब सोने से पहले एक बार फिर सोच लेना, क्या सचमुच अकेले सो पाओगे? अच्छी रात, या कहें डरावनी रात। 7 पीएम स्टोरी, जहां कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जय श्री राम। नमस्कार।